बिहार के गंगा किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में महेश रोज फिशकरी का ठेला लगाता था। महेश अब बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन अनुभव से मछलियां तलने का हुनर अभी भी बाकी था। उसका बड़ा बेटा रघु उसका सगा था, लेकिन रघु दिन भर घर में लेटा रहता, न ठेले पर मदद करता न कोई काम। जबकि छोटा बेटा भोलू महेश का सौतेला बेटा था, जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। भोलू सुबह सुबह ठेले पर पहुंच जाता। बाजार के लोग ठेले पर आते, फिशकरी खाते और भोलू की खूब तारीफ करते। वे कहते कि भोलू की फिशकरी में जादू है, लेकिन रघु की बुराई भी करते। कहते कि बड़ा बेटा तो निकम्मा है, घर में बोझ बना हुआ है। ये सब सुनकर रघु के मन में जलन भड़कती। वो बचपन से ही भोलू से नफरत करता था। उसे लगता था कि सौतेला होने के बावजूद भोलू पिता का लाडला बन गया है और उसकी जगह छीन रहा है। एक दोपहर बाजार में भीड़ थी। तभी रामू काका ठेले पर आए। रामू काका जूते बनाने का काम करते थे और रोज फिशकरी खाने आते थे। उन्होंने भोलू को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे भोलू बेटा, आज तो तेरी फिशकरी की महक पूरे बाजार में फैल रही है। तूने मछली को इतना सुनहरा और कुरकुरा तला है, देखते ही मुंह में पानी आ गया। तेरे हाथ में जादू है बेटा, हर बार स्वाद अलग और बेहतर लगता है। फिर रामू काका फिशकरी खाने लगे। फिशकरी खाते खाते काका बोले, वाह भोलू बेटा, तूने तो सच में आज कमाल कर दिया। कितनी स्वादिष्ट फिशकरी बनाई है। एक काम कर, 2 प्लेट पैक कर दे, घर ले जाऊंगा और अपने बीबी बच्चों को खिलाऊंगा। जाते समय काका ने भोलू से कहा, बेटा, तेरे पिताजी को तुझ पर नाज होना चाहिए। तू ठेले का असली सहारा बन गया। भोलू प्लेटें पैक करने लगा। रामू काका ने फिर बात जारी रखी, बेटा, तू तो मेहनत का जीता जागता उदाहरण है। सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, कभी थकान की शिकायत नहीं। ऐसे बेटे की हर माँ बाप को तलब होती है। रघु को देख, दिन भर घर में पड़ा रहता है, कुछ काम का नाम नहीं। महेश को तो रघु से रोज परेशानी होती होगी, लेकिन तू चुपचाप सब संभाल लेता है। ठेला तेरे कारण चमक रहा है। रघु ठेले के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मन ही मन वो सोच रहा था कि भोलू ने सबकी नजरें चुरा ली हैं, पिता का दिल भी जीत लिया है। उसने मन में ठान लिया कि एक दिन वो ये सब बदल देगा और भोलू को सबक सिखाएगा। शाम को महेश ठेला समेटकर घर लौटा। महेश थका हुआ था और उसने रघु से 1 गिलास पानी लाने को कहा, लेकिन रघु ने उसकी एक न सुनी और वो चारपाई पर बैठा मोबाइल चलाता रहा। ये देख महेश का गुस्सा भड़क उठा और वो जोर से चिल्लाया, रघु, तू कब तक ऐसे निकम्मा बनकर पड़ा रहेगा? मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, हाथ पैर कांपते हैं, शरीर में ताकत नहीं बची। रोज ठेले पर इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन तू क्या करता है? दिन भर घर में खाली बैठा रहता है, न खाना बनाता है न कोई छोटा मोटा काम। अब तुझे अपना ठेला लगाना चाहिए, खुद कमाई करनी चाहिए, तब तक मेरी मेहनत पर मुफ्त में जिएगा। भोलू छोटा है, फिर भी मेरी मदद करता है, ठेले पर खड़ा रहता है। तू बड़ा है, सगा बेटा है, लेकिन नाम का बेटा बनकर रह गया। उठ जा, कल से बाजार जा, कुछ सीख। अगर नहीं सुधरा तो घर से निकाल दूंगा। मैंने तुझे पाला पोसा, लेकिन तू बोझ बन गया है। रघु ने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से आग भड़क रही थी। उसने गुस्से को दबाकर जवाब दिया, पिताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आज मैं थोड़ा बीमार था, इसलिए ठेले पर नहीं गया। भोलू सौतेला है, लेकिन आप उसे ही ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं। मैं आपका सगा बेटा हूँ, फिर भी मेरी एक नहीं सुनते। ठेला लगाना है, हाँ मैं लगाऊंगा, लेकिन भोलू को मेरे साथ मत भेजना। वो तो सबकी चापलूसी करता है, तभी तारीफ पाता है। आप आराम कीजिए, मैं कल से सब संभाल लूंगा। लेकिन ये याद रखना कि मैं आपका असली बेटा हूँ, भोलू नहीं। आपकी कमाई का हक मेरा है, न कि उसका। महेश रात भर अपने बड़े बेटे के बारे में सोचते रहे। अगली सुबह भोलू उठा तो पिता बिस्तर पर ठंडे पड़े थे। हृदयाघात से महेश का देहांत हो गया। ये देख भोलू चिल्लाया,
पिताजी, आपको ये क्या हो गया? आप हमें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? उसकी आवाज सुनकर रघु भी जाग गया, लेकिन आंसू बहाने के बजाय रघु के मन में सिर्फ पैसे और ठेले की चिंता थी। कुछ दिन बीते। ठेला अब भोलू अकेला चला रहा था। कमाई पहले जैसी नहीं रही। रघु को पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई। वो गांव के सेठ मदनपाल के पास पहुंचा। मदनपाल सूदखोर था, मोटा तगड़ा आदमी। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपकी मदद चाहिए। पिताजी के जाने के बाद घर का खर्चा मुश्किल से हो रहा है। ठेले से कुछ खास नहीं मिल रहा। मुझे 5,000 रुपए उधार दे दीजिए, 1 महीने में लौटा दूंगा। आपने पिताजी की हमेशा मदद की, अब मेरी कर दीजिए। ब्याज जो लगे लगा लीजिए। मैं वादा करता हूँ समय पर चुकता कर दूंगा। मदनपाल ने उसे पैसे दे दिए, क्योंकि मदनपाल उसके पिताजी का बचपन का मित्र था। रघु ने पैसे लिए, लेकिन वे पैसे उसने जुआ और शराब में उड़ा दिए। वो फिर घर में पड़ा रहा और भोलू दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ महीने बाद मदनपाल रघु के घर आया और गुस्से में बोला, रघु, समय पूरा हुआ। आज मेरे ब्याज समेत 5,000 रुपए लुटा दे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं तो सोचता था कि तू अपना ठेला लगाता है, लेकिन तू तो दिन भर खाली घर पड़ा रहता है। ठेला तो भोलू चला रहा है। मैंने सोचा तू सुधर गया, लेकिन तू बहुत निकम्मा है। रघु घबरा गया। उसके पास कुछ नहीं था। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, सेठ जी, थोड़ा और समय दे दीजिए। पिताजी के जाने के बाद सब बिगड़ गया। भोलू ने ठेले पर कब्जा जमा लिया। मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं सगा बेटा हूँ, लेकिन वो सब ले गया। 2 महीने और दीजिए, मैं अपना ठेला लगाऊंगा और पैसे लौटा दूंगा। मदनपाल ने धमकी दी। बस 2 महीने और, उसके बाद घर जब्त करवा दूंगा। रघु डर गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना अपना ठेला लगा लिया जाए बाजार में। अगले दिन उसने बाजार के दूसरे कोने में अलग ठेला लगा लिया। तभी एक ग्राहक रघु के ठेले पर आया और बोला, रघु भाई, तुम्हारी फिशकरी तो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है और भोलू भाई की तो फिशकरी कमाल की है। तुम भी मेहनत करो, वरना ठेला बंद हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी को भोलू जैसा बेटा मिला था, लेकिन तुम तो बिल्कुल उसका उल्टा निकले। ये सुन रघु का मन और जल उठा। रात को घर आकर उसने भोलू से झगड़ा किया। भोलू, तूने सब छीन लिया। पिताजी का ठेला, ग्राहक और तारीफें, सब में सगा बेटा मैं हूँ, लेकिन तू सौतेला होकर भी राज कर रहा है। तेरी तारीफ सुन सुनकर मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं छीना, और ये तो पिताजी का ठेला है। मैं बस इसे चला रहा हूँ ताकि घर चले। आप भी आ जाइए। रघु नहीं माना। एक दिन दोपहर को एक बूढ़ा भिखारी ठेले पर आया। भिखारी ने हाथ फैलाया और कहा, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को मिलेगा? भगवान आपका भला करेगा। रघु ने भिखारी को देखा और कहा, चल चल आगे बढ़। यहाँ फिशकरी तेरे जैसे भिखारी के लिए नहीं है। ये सुन वो भिखारी उदास मन से आगे बढ़ गया और भोलू के पास जाकर बोला, बेटा, 1 प्लेट फिश करी खिला दो। बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर आज कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। ये सुन भोलू का मन करुणा से भर आया और उसने भिखारी को 1 प्लेट फिशकरी दे दी। ये सब रघु अपने ठेले से देख रहा था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। क्यों ना भोलू की फिशकरी में जहर मिला दिया जाए, जिससे वहां आने वाले ग्राहक मर जाएंगे और ठेला भी बंद हो जाएगा, और फिर सारे ग्राहक मेरे पास आएंगे। रघु का मन अब अशांत था। शाम को वो बाजार में जहर खरीदने निकला। क्या चाहिए भाई?
रघु थोड़ी हिचकिचाहट से बोला। वो चूहे मारने वाली दवाई चाहिए थी। घर में बहुत चूहे हो रहे हैं इसलिए। दुकानदार उसे वो दवाई दे देता है और उससे कहता है, इसको ध्यान से रखना, कभी कोई इंसान या बच्चा ना खा ले। फिर वो दवाई लेकर घर आ जाता है और रात भर सोचता है कि ये दवाई कैसे मिलाऊं उसकी फिसकरी में। तभी उसके मन में विचार आया। सुबह उठते ही वो भोलू के ठेले पर पहुंचा। भोलू पहले से ही ठेले पर था, फिसकरी बनाने की तैयारी कर रहा था। रघु ने मुस्कुराकर कहा, भोलू, आज से पुरानी बातें भूल जाते हैं। हम दोनों भाई हैं, पिताजी की याद में साथ काम करेंगे। तू रोज अकेला थक जाता है, आज मैं पूरा दिन ठेले पर रहूंगा। तू बस मछलियां तैयार कर, बाकी मैं देख लूंगा। भोलू की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से कहा, सच में भैया, इतने दिनों बाद आपने इतनी अच्छी बात कही। मैं तो सोचता था आप कभी नहीं मानेंगे। फिर दोनों अपने अपने काम में लग गए। भोलू मछली धोने लगा और रघु फिसकरी बना रहा था। तभी उसने मौके का फायदा उठाकर फिसकरी में वो दवाई मिला दी। तभी उसके पास एक ग्राहक आया और फिसकरी खाने लगा। कुछ ही देर में वो फिसकरी खाकर वहीं गिर गया और उसकी सांसें थम गई। ये देख गांव के कुछ आदमी उसके पास आए और भोलू से बोले, भोलू, तूने अपनी फिशकरी में जहर मिलाया है, जिसे खाकर ये मर गया। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ये देख रघु मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तभी गांव वाले भोलू को मारने के लिए उसकी ओर बढ़े। तभी वहां वो भिखारी आ जाता है जिसे भोलू ने खाने के लिए फिसकरी दी थी। वो उन गांव वालों से बोला, भाइयों, मैंने दूर से देखा था। ये रघु जब फिशकरी बना रहा था तभी इसने फिशकरी में कुछ दवाई मिला दी थी, इसलिए भोलू निर्दोष है, उसे माफ कर दो। ये सुन रघु आग बबूला हो जाता है और गांव वालों से बोलता है, तुम इस भिखारी की बात पर विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रहा है। ये सुनते ही भिखारी समझ गया कि ये ऐसे नहीं मानेगा। उसने गांव वालों से कहा, वो देखो दवाई की शीशी जो इसने फिशकरी में मिलाकर वहां फेंक दी थी। ये देख गांव वाले समझ जाते हैं कि रघु झूठ बोल रहा है और वे रघु को मारने लगते हैं। रघु को पिटता देख भोलू से रहा नहीं जाता और वो गांव वालों से रघु को छोड़ने की माफी मांगता है। वे उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह भोलू ने अपना ठेला लगाया और मन ही मन रघु के बारे में सोचता रहा। शाम तक रघु के पास कोई ग्राहक नहीं आया, जबकि भोलू की आज भी बहुत अच्छी बिक्री हुई थी। ये देख रघु और भी गुस्सा हो गया और भोलू को मारने की रणनीति बनाने लगा। अगली सुबह वो बाजार की ओर नहीं गया, सीधा कालिया के पास पहुंचा। कालिया गांव का एक जाना माना बदमाश था जो पैसों में लोगों को मारा करता था। कालिया भाई, एक मर्डर कराना है। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी बात सुन कालिया बोला, भाई, किसका मर्डर करवाना है तुझे? भोलू का। भोलू तो तेरा भाई है, फिर ऐसा क्यों कर रहा है? तुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस तेरा काम है मर्डर करना। तू बस उस पर ध्यान दे। जब भोलू ठेला लेकर लौटेगा तो रास्ते में ही गंगा किनारे उसे मार देंगे, क्योंकि वो पर कोई आता जाता नहीं है। बस तुझे एक काम करना है, मैं उसे बातों में लगा लूंगा और तू पीछे से आकर चाकू उसके आर पार कर देना। ध्यान से करना, वो बचना नहीं चाहिए। ठीक है, शाम 7 बजे गंगा किनारे पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे मिलना, मैं चाकू ले आऊंगा। रघु ने हाँ में सिर हिलाया और घर लौट आया। फिर शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम को जब भोलू अपना ठेला लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, रघु वहां खड़ा था। भोलू उसे देखकर बोला, भैया, आप यहाँ कैसे खड़े हो? तभी रघु तेज आवाज में बोला, कैसे वैसे कुछ नहीं, आज तेरा खेल खत्म है। तूने मेरा सब छीन लिया, ठेला, पिताजी का प्यार, ग्राहक, सब कुछ।
भोलू ने पीछे देखा तो कालिया चाकू लेकर खड़ा था। ये देख भोलू डर गया और चिल्लाने लगा। भैया ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, हम दोनों भाई हैं। लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और वे दोनों उसे मारने की कोशिश करने लगे। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। 2 पुलिस वाले वहां आए और रघु और कालिया को पकड़कर ले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईर्ष्या और लालच इंसान को अंधा बना देते हैं। ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।